आज की कहानी है तपस्या। सागर विश्वविद्यालय का एमए फाइनल का आखिरी पर्चा देकर मंजरी हॉल से बाहर आई। यह परीक्षा प्राइवेट छात्रा के रूप में दे रही थी। 6 महीने पहले एक दुर्घटना में उसके माता पिता का देहांत हो गया था और उसके बाद वह अपने चाचा के यहाँ रहने लगी थी। हॉल से बाहर आते ही उसे अपनी पुरानी सहेली सीमा दिखाई दी। दोनों बड़े प्यार से मिली। मंजरी, आज कितना हल्का लग रहा है ना? है ना? तेरे पर्चे कैसे हुए? अच्छे हुए। तेरे कैसे हुए? पास तो खैर हो जाऊंगी। तेरे जैसी होशियार तो हूँ नहीं कि प्रथम श्रेणी की उम्मीद करूँ। चल मंजरी, छात्रावास में चलकर जी भरकर बातें करेंगे। नहीं सीमा, मुझे जल्दी जाना है। यहीं पेड़ की छांव में बैठकर बातें करते हैं। दोनों छांव में बैठ गईं। मंजरी, तुम्हारे माता पिता की मृत्यु इतनी अकस्मात हो गई कि आज भी सच नहीं लगता। चाचा जी के यहाँ तू खुश तो है ना? मंजरी की आंखों में आंसू छलक आए। वह आंसू पोंछकर बोली, चाचा जी के यहाँ सब लोग बड़े अच्छे स्वभाव के हैं। वहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है। सब ठाट बाट से आधुनिक ढंग से रहते हैं। लेकिन सीमा, मुझे वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। क्यों भला? देखो सीमा, मेरे पिताजी साधारण लिपिक थे और चाचा जी प्रखर बुद्धि के होने के कारण आईएएस हो गए। दोनों भाइयों की स्थिति में इतना अंतर था कि मेरे पिताजी हमेशा हीन भावना से पीड़ित रहते थे। फिर भी वह स्वाभिमानी थे, इसीलिए उन्होंने हमें चाचा जी के घर से यथासंभव दूर रखा था। उन्हें बहुत दुख था कि बचपन में उन्होंने पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। अपनी यह कमी वह मेरे द्वारा पूरी करना चाहते थे। आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, फिर भी उन्होंने शुरू से ही मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया। हर साल मुझे प्रथम श्रेणी में पास होते देख वह फूले नहीं समाते थे। जाने दे ये दुखद बातें, चाचा जी के घर के बारे में बता। चाचा जी के 2 बच्चे हैं। बड़ी लड़की रश्मि मेरी उम्र की है और वह भी एमए फाइनल की परीक्षा दे रही है। छोटा कपिल कॉलेज में पढ़ता है। सीमा, तुझे यह सुनकर आश्चर्य होगा कि रश्मि और मैं चचेरी बहनें हैं, फिर भी हमारी शक्ल एकदम मिलती जुलती है। तो इसका मतलब यह कि रश्मि बहन भी तुझ जैसी सुंदर है ना? रंग तो उसका इतना साफ नहीं, पर अच्छे कपड़े लत्तों और आधुनिक साज श्रृंगार से वह काफ़ी अच्छी लगती है। तभी तो उसकी शादी समीर जैसे लड़के से तय हुई है। आज 5 तारीख है ना? 20 तारीख को दिल्ली में उनकी शादी है। अच्छा, यह तो बड़ी खुशी की बात है। पर यह समीर है कौन और करता क्या है? समीर चाचा जी के पुराने मित्र राम सिंह जी का बेटा है। राम सिंह जी मथुरा में ऊंचे पद पर हैं। उनकी 2 लड़कियां हैं और एक बेटा। लड़कियों की शादी हो चुकी है। समीर भी आईएएस है और आजकल सरगुजा में अतिरिक्त कलेक्टर के पद पर कार्य कर रहा है। देखने में सुंदर, हंसमुख और स्वस्थ है। तो क्या यह प्रेम विवाह है? प्रेम विवाह तो नहीं कह सकते, लेकिन दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मंजरी, अपने चाचा जी से कहना कि तेरे लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढ दें। हट, कैसी बातें करती है? कहाँ रश्मि और कहाँ मैं? पगली, समीर सरीखा पति पाने के लिए माँ बाप का रईस होना आवश्यक है और मेरे तो माँ बाप ही नहीं हैं। मैं तो शादी की बात सोच भी नहीं सकती। पास होते ही मैं नौकरी तलाश करूंगी। चाचा जी पर मैं और ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहती। रहस्यमय ढंग से हंसते हुए सीमा बोली, अरे तू शादी नहीं करना चाहती तो अपने चाचा जी से मेरे लिए लड़का ढूंढने के लिए कह दे। दोनों हंसने लगी। अरे सीमा, एक बात तो तुझे बताना भूल ही गई। रसोई में चाची जी की मदद करते करते मैं भी रईसी खाना, नए नए व्यंजन बनाना सीख गई हूँ। अगर किसी आईएएस अधिकारी से ब्याह करने की तेरी इच्छा पूरी हो जाए तो अपने पति के साथ मेरे घर अवश्य आना। खूब बढ़िया खाना खिलाऊंगी। एक दूसरे से हंसी मजाक करते उन्हें आधा घंटा बीत गया। जब वे तपती धूप से परेशान होने लगीं तो जाने के लिए उठ खड़ी हुईं। मंजरी ने एक कागज़ पर चाचा जी का पता और अपना रोल नंबर लिखकर सीमा को दे दिया। सीमा, परिणाम निकलते ही मुझे खबर करना। ज़रूर ज़रूर, अब कब मुलाकात होगी? कहकर सीमा मंजरी के गले लगी। फिर दोनों भारी मन से एक दूसरे से विदा हुईं। रश्मि और मंजरी के पर्चे
अच्छे होने पर चाचा चाची खूब खुश थे। चाची जी, अब मैं घर का काम संभालूंगी, आप निश्चिंत होकर बाहर का काम करिए, मंजरी ने कहा। शादी का दिन आया, लेकिन घर में कोई हो हल्ला नहीं था। दोनों तरफ के मेहमानों के लिए एक अच्छे होटल में कमरे ले लिए गए थे। शादी और खाने पीने का प्रबंध भी होटल में ही था। मेहमान भी सिर्फ एक दिन के लिए आने वाले थे। रश्मि के माता पिता मेहमानों की अगवानी के लिए सवेरे से ही होटल में थे। बाराती सुबह 10 बजे पहुंच गए थे। सबका उचित स्वागत सम्मान किया गया। दोपहर 1 बजे खाना हुआ। खाने के बाद रश्मि के माता पिता थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए अपने कमरे में आ गए। 4 बजे फिर तैयार होकर रिश्तेदारों और बारातियों के पास चले गए। जाते जाते रश्मि से बोल गए कि वह जल्दी मेकअप करके वक्त पर तैयार हो जाए। माँ बाप के जाते ही रश्मि ने मंजरी को अपने पास बुलाया और बोली, मंजरी, मैं मेकअप के लिए जा रही हूँ, लेकिन यदि मुझे देर हो गई तो पिताजी को अलग से बुलाकर ठीक 6 बजे यह लिफाफा दे देना, भूलना नहीं। नहीं भूलूंगी, लेकिन तुम 6 बजे तक आने की कोशिश करना। रश्मि हाथ में छोटा सा सूटकेस लेकर चली गई, होटल के ग्राउंड फ्लोर पर ब्यूटी पार्लर में जाने की बात कहकर। जब शाम को 6 बज गए और रश्मि नहीं आई तो मंजरी ने चाचा जी को कमरे में बुलाकर वह लिफाफा उनके हाथ में दे दिया। चाचा जी, यह रश्मि ने दिया है, अब बिटिया की कौन सी मांग है। कहते कहते उन्होंने लिफाफा खोला और अंदर का कागज़ निकालकर जैसे जैसे पढ़ने लगे, उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। मूर्ख, नादान लड़की, कहते कहते वह दोनों हाथों में सिर पकड़कर बैठ गए। चाचा जी, क्या हुआ? अब मैं क्या करूँगा मंजरी, कहकर उन्होंने वह कागज़ मंजरी को दे दिया और आंखों में आए आंसू पोंछकर उन्होंने मंजरी से कहा, जा बेटी, अपनी चाची को जल्दी से बुला ला। मैं राम सिंह जी को फ़ोन करके बुलाता हूँ। चिट्ठी पढ़कर मंजरी सकपका गई और झट से चाची को बुला लाई। रश्मि के पिता ने वह चिट्ठी अपनी पत्नी के हाथ में पकड़ा दी। पढ़ते ही रश्मि की माँ रो पड़ी। चिट्ठी में लिखा था, पिताजी, मैं जानती हूँ मेरी यह चिट्ठी पढ़कर आप और माँ बहुत दुखी होंगे, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि समीर लाखों में एक है, मुझे भी वह अच्छा लगता है, लेकिन मैं रोहित से प्यार करती हूँ और जब आप यह पत्र पढ़ रहे होंगे तब तक आर्य समाज मंदिर में मेरी उससे शादी हो चुकी होगी। आपको पहले बताती तो आप राज़ी ना होते। मैं यह भी जानती हूँ कि शादी के दिन मेरे इस तरह एकाएक गायब हो जाने से आपकी स्थिति बड़ी विचित्र हो जाएगी, लेकिन मैं दिल से मजबूर हूँ। हाँ, मेरा एक सुझाव है। मंजरी का कद मेरे जैसा ही है और रंग रूप में तो वह मुझसे भी बेहतर है। आप समीर से उसकी शादी कर दीजिए, किसी को पता तक नहीं लगेगा। मैं फिर आपसे क्षमा चाहती हूँ। रश्मि, इतने में राम सिंह जी भी अपनी पत्नी के साथ वहाँ आ गए। उन्हें देखकर रश्मि के पिता ने बड़े दुखी स्वर में कहा, मेरे दोस्त, क्या बताऊँ, इस रश्मि ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और यह कहकर उन्होंने वह चिट्ठी उन्हें पकड़ा दी। पत्र पढ़कर समीर के माता पिता दोनों ही हतप्रभ रह गए। फिर समीर के पिता ने मंजरी की तरफ देखकर कहा, बेटी, तुम ज़रा बाहर जाकर देखो, कोई अंदर न आने पाए। मंजरी बाहर चली गई। फिर कुछ देर उन लोगों में बातचीत हुई। इसके बाद रश्मि के पिता ने मंजरी को अंदर बुलाकर कहा, बेटी, हम सबकी इज्जत अब तेरे हाथ में है। तू इस शादी के लिए हाँ कर दे तो हम लोग अभी भी बात संभाल लेंगे। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं करने को तैयार हूँ। मंजरी ने धीरे से कहा, शाबाश बेटी, तुझसे यही उम्मीद थी। मंजरी ने सबके पैर छुए। सब ने राहत की सांस लेकर उसे आशीर्वाद दिया और आगे की तैयारी में लग गए। शादी धूमधाम से हुई, किसी को कुछ पता नहीं चला। खुद समीर को भी इस हेरफेर का आभास न हुआ। मथुरा में शानदार स्वागत आयोजन हुआ। जब सब रिश्तेदार वापस चले गए तो राम सिंह जी ने अपने पुत्र को बुलाकर सब बात बता दी। सुनकर समीर ने अपने को बेहद अपमानित महसूस किया। उसके मन को गहरी ठेस लगी थी और उसे सबसे अधिक अफसोस इस बात का था
कि उससे संबंधित इतनी बड़ी बात हो गई और माँ बाप ने कोई कदम उठाने से पहले उससे सलाह तक नहीं ली। माँ बाप पर जैसे दुख का पहाड़ गिर पड़ा। बेचारी मंजरी कमरे में ही दुबकी रहती। उसे समझ में नहीं आता था कि अब वह क्या करे। रश्मि की नादानी ने सबका जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था। वह सोचती, रश्मि को समीर सरीखे भले लड़के के जीवन में इस तरह कड़वाहट भरने का क्या अधिकार था। मंजरी का मन सबके लिए करुणा से भर गया। एक दिन मंजरी के सास ससुर ने उसे बुलाकर कहा, मंजरी, हमारे इकलौते बेटे का जीवन सुखी करना अब तुम्हारे हाथ में है। समीर बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसके मन पर जो गहरा घाव हुआ है उसे भरने में समय लगेगा। तुम उसके मन का दुख समझने का प्रयास करो। हमें विश्वास है कि तुम्हारी सूझबूझ से उसका घाव जल्दी ही भर जाएगा, लेकिन तब तक तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। किसी प्रकार की जल्दबाजी घातक सिद्ध हो सकती है। आप निश्चिंत रहिए, मुझे उम्मीद है कि आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से मैं सब ठीक कर लूँगी। मंजरी बोली। समीर को फिर से ड्यूटी पर जाना था। समीर के माता पिता ने सोचा, कहीं समीर सरगुजा जाते समय मंजरी को साथ ले जाने से मना न कर दे। इसीलिए समीर के पिता ने लंबी छुट्टी ले ली और वह भी सरगुजा जाने के लिए स्पत्निक नवदंपति के साथ हो लिए। जिन दिनों समीर के माता पिता सरगुजा में थे, उन दिनों मंजरी सबसे पहले उठकर नहा धोकर नाश्ते की तैयारी करती। खाना समीर की माँ बनाती थी। वह इस काम में भी अपनी सास का हाथ बटाती। सास ससुर के आग्रह से उसे सबके साथ ही नाश्ता और भोजन करना पड़ता। एक दिन उसकी सास अपने पति से बोली, कुछ भी हो, लड़की सुंदर होने के साथ साथ गुणी भी है। मेरी तो यही प्रार्थना है कि जल्दी ही उसे पत्नी के योग्य सम्मान मिलने लगे। मुझे तो लगता है तुम्हारी इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। बदलती हवा का रुख मैं महसूस कर रहा हूँ। मंजरी के ससुर बोले और यही आशा लेकर उसके सास ससुर वापस मथुरा चले गए। एक रात खाने पर समीर ने मंजरी से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें अकारण ही इस झंझट में फंसाया गया। मुझे इस बात का अफसोस है। मैं जानती हूँ आप कैसी कठिन मानसिक यंत्रणा से गुजर रहे हैं। आप मेरी चिंता ना करें, लेकिन कृपया मुझे अपना हितैषी समझें। शादी के बाद दोनों में यह पहली बातचीत थी। फिर दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। दूसरे दिन नाश्ते के समय मंजरी को लगा कि समीर उससे नज़र चुराकर उसकी तरफ देख रहा है। वह मन ही मन खुश हुई। उसी शाम को कमलनाथ और आनंद स्पत्निक मिलने आए। मंजरी जी, दिन में आप अकेली रहती हैं, कभी कभी हमारे यहाँ आ जाया कीजिए। कमलनाथ जी की पत्नी निशा जी बोली। ज़रूर आऊँगी, लेकिन कुछ दिन बाद। अभी तो मैं दिन भर उलझी रहती हूँ। किस में? निशा जी ने पूछा। समीर ने भी आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। यूँ ही यह नमक तेल मिर्च का मामला अभी जम नहीं पाया। कभी तेल ज़्यादा, कभी नमक ज़्यादा, तो कभी मिर्च ज़्यादा, मंजरी ने कहा। सब लोग सुनकर हंस पड़े। शुरू शुरू में खाना बनाते समय ऐसा ही होता है। फिर आनंद जी की पत्नी रामेश्वरी ने आप बीती सुनाई। मंजरी ने मेज़ पर नमकीन, मिठाई और चाय रखी। कमलनाथ कह रहे थे, तो समीर कल का पक्का है ना? भाभी जी, कल सवेरे 7 बजे पिकनिक पर चलना है आप दोनों को। 30-40 मील की दूरी पर एक बहुत सुंदर जगह है, वहाँ रेस्ट हाउस भी है। सब इंतज़ाम हो गया है। मैं आप दोनों को लेने 7 बजे आऊँगा। समीर और मंजरी ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उसी क्षण समीर बोला, ठीक है, हम लोग चलेंगे। थोड़ी देर बाद जब सब चले गए तो समीर ने मंजरी से कहा, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, फिर भी सबके सामने झूठ क्यों बोली? आपको मेरा बनाया खाना अच्छा लगता है? बहुत, समीर ने कहा। दोनों की नज़रें एक क्षण के लिए एक हो गईं। फिर दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद तेज़ आंधी के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। बिजली चली गई। समीर को ख्याल आया कि मंजरी अकेली है, कहीं डर न जाए। वह टॉर्च लेकर मंजरी के कमरे के सामने गया और उसे पुकारने लगा। मंजरी ने दरवाज़ा खोला और समीर को देख राहत की सांस ले ली। देखिए ना, ये खिड़कियां बंद नहीं हो रही हैं, बरसात का पानी अंदर आ रहा है।
समीर ने टॉर्च उसके हाथ में दे दी और खिड़कियां बंद करने लगा। खिड़कियों के दरवाजे बाहर खुलते थे। तेज हवा के कारण वह बड़ी कठिनाई से उन्हें बंद कर सका। तुम्हारा बिस्तर तो गीला है, सोओगी कैसे? मैं गद्दा उलट करके सो जाऊंगी। तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? मंजरी कुछ नहीं बोली। समीर ने अत्यंत मृदुल आवाज में कहा, मंजरी, और उसने उसकी तरफ बढ़ने को कदम उठाए। फिर अचानक वह मुड़ा और अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन सवेरे 7 बजे दोनों नहा धोकर पिकनिक के लिए तैयार हो गए। इतने में कमलनाथ भी जीप लेकर आ पहुंचे। समीर उनके पास बैठा और मंजरी किनारे पर। मौसम बड़ा सुहावना था। समीर और कमलनाथ में बातें चल रही थी। मंजरी प्रकृति का सौंदर्य देखने में मग्न थी। अब रास्ता खराब आ गया था और जीप में बैठे बैठे धक्के लगने लगे थे। तुम इतने किनारे पर क्यों बैठी हो? इधर सरक जाओ, समीर ने कहा। लज्जा से मंजरी का चेहरा आरक्त हो उठा। उसे सरकने में संकोच करते देख समीर ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और धीरे से उसे अपने पास खींच लिया। मंजरी ने भी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। शाम 7 बजे घर लौटे तो दोनों खुश थे। पिकनिक में खूब मज़ा आया था। दोनों ने आकर स्नान किया और गरम गरम चाय पीने हॉल में बैठ गए। समीर बातचीत करने के लिए उत्सुक लग रहा था। रात के खाने के लिए क्या बनाऊं? मंजरी ने पूछा तो उसने कहा, बैठो भी, जल्दी क्या है, ऑमलेट ब्रेड खा लेंगे। फिर उसने अचानक गंभीर होकर कहा, मंजरी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछिए। मंजरी, इस शादी से तुम सचमुच खुश हो ना? मैं तो बहुत खुश हूँ। खुश क्यों ना हूँ, जब मेरे हाथ आप जैसा रत्न लगा है। खुशी से समीर का चेहरा खिल उठा। और मेरे हाथ भी तो तुम जैसी लक्ष्मी लगी है। दोनों ही आनंद विभोर होकर एक दूसरे को देखने लगे। शंका के सब बादल छट चुके थे। तनाव खत्म हो गया था। इतने में कॉल बेल बजी। समीर उठकर बाहर गया। मंजरी सोच रही थी कि अगले दिन सवेरे वह सास ससुर को फ़ोन करके यह खुशखबरी देगी। मंजरी, मंजरी कहते हुए खुशी से उछलता समीर अंदर आया। इधर आओ मंजरी, देखो तुम्हारा एमए का नतीजा आया है। दौड़कर मंजरी उसके पास गई, लेकिन समीर ने आसानी से उसे तार नहीं दिया। मंजरी को छीना झपटी करनी पड़ी। तार खोलकर पढ़ा, हार्दिक बधाई, योग्यता सूची में द्वितीय, चाचा। खुशी से मंजरी का चेहरा चमक उठा। तिरछी नज़र से उसने पास खड़े समीर की तरफ देखा। समीर ने आवेश में उसे अपनी ओर खींच लिया और मृदुल आवाज़ में कहा, मेरी ओर से भी हार्दिक बधाई। तुम जैसी होशियार, गुणी और सुंदर पत्नी पाकर मैं भी आज योग्यता सूची में आ गया हूँ मंजरी। इस सुखद वाक्य को सुनते ही मंजरी ने अपना माथा समर्पित भाव से समीर के कंधे पर रख दिया। उसकी तपस्या पूरी हो गई थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।